गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक शख्स की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बदमाश बड़े आराम से पैदल ही फरार हो गए। ये वारदात वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा गया कि मनीष नाम का शख्स दोपहर 12 बजे के आसपास एक एसयूवी कार में बैठा ही था कि इसी दौरान दो हमलावर आते हैं। तस्वीरें देखते रहिए और पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। एक दो नहीं 21 गोलियां चलाई गई यहां पर और 21 गोलियों से फायरिंग करके मनीष को भून दिया गया। वारदात के दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। लिहाजा बड़े ही आराम से दिन दहाड़े ये 21 गोलियां दागने के बाद हमलावर भाग निकले। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इस तस्वीर को देखिए बड़े ध्यान से। इस तस्वीर में ये सारा मर्डर कैद है। पहली तस्वीर बता रही है कि कैसे इस एसयूवी में जैसे ही मनीष नाम का शख्स बैठता है, वो कहीं जाने के लिए एसयूवी में सवार होता है, ये दो लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 21 गोलियां चलाई गई हैं। वहीं पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ये देखिए। और इनकी पूरी प्लानिंग थी मनीष का हत्या करने की। हत्या के इरादे से ही आए थे। एक शख्स एक दरवाजे पर खड़ा होता है और दूसरा ड्राइविंग सीट की तरफ चला जाता है और दोनों तरफ से ये मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। फिर एक शख्स सामने वाली जो विंडशील्ड होती है वहां से गोली बरसाता है मनीष के ऊपर। ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि मनीष की मौत हो गई है और इसीलिए एक के बाद एक 21 राउंड फायरिंग करने के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। ये इलाका भी आप देखिए, आसपास दुकानें हैं, घर हैं, लेकिन किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। मारे डर के, मारे दहशत के किसी ने भी प्रयास नहीं किया। उल्टा जो लोग वहां पर थे, जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी, फायरिंग करते हुए इनको देखा, मौके से भाग निकले। गुरुग्राम की ये वारदात है जहां पर दिन दहाड़े एक शख्स की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस काली एसयूवी में सवार हुआ था मनीष नाम का शख्स, जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद ये दोनों हमलावर यहां से भाग निकले हैं। हालांकि बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और ये लोग कौन हैं, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि बेहद संभव है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी एक महीने के अंदर तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब पीएम हुगली पहुंचे तो उन्होंने कोलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षिण लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया और इसके साथ ही ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे। टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे।
पश्चिम बंगाल में भी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और हाईवे हर प्रकार की कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यहां बंगाल में भी हजारों करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में सीबीआई की एंट्री से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक दिन पहले सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली को नोटिस दिया था। आज सीबीआई की टीम ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। हालांकि बताया यह जा रहा है कि सीबीआई की टीम को मेनका गंभीर के घर के अंदर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। देर तक टीम घर के बाहर ही खड़ी रही, लेकिन इसके बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को बताया है कि वो मंगलवार को पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगी। पश्चिम बंगाल में सीबीआई कोयला घोटाले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी की कंपनी के तार भी कोयला घोटाले से जुड़े हो सकते हैं और सीबीआई को उनकी कंपनी के कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर शक भी है। 3 घंटे तक पूछताछ चली मेनका गंभीर की और उन्हीं के रेसिडेंस के सामने हम खड़े हैं। इसी रेसिडेंस, इसी सोसाइटी में करीबन 3 घंटों तक पूछताछ चली। सीबीआई की 2 टीम आई थी। 6 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 2 महिला ऑफिशियल्स थे जिन्होंने मेनका गंभीर का एग्जामिनेशन किया। आपको ये बता दें, जो एग्जामिनेशन का जो फोकस था वो बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक डिटेल्स पे था, जो उनका लंदन अकाउंट है, और दूसरे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स पे था, जिसको सीबीआई ऑफिशियल्स आज पूछताछ कर रहे थे। इन सारे डिटेल्स को सीबीआई ऑफिशियल्स वेरीफाई करेंगे। हालांकि सीबीआई की तरफ से ये ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि क्या जो सीबीआई की जो टीम है वो वापस मेनका गंभीर का एग्जामिनेशन फिर से करेगी या नहीं, ये साफ तरीके से नहीं कहा है। हालांकि उनका आज जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसके आधार पे वो वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद उनको दोबारा हो सकता है कि एग्जामिनेशन की जाए। और कल आपको बता दें कि कल करीबन 11 से 3 बजे के बीच में रुजिरा बनर्जी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। उनका फोकस रहेगा, उनका जो बैंक अकाउंट है थाईलैंड में उसी के ऊपर फोकस रहेगा, और ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उस अकाउंट से क्या पैसे इधर उधर किए गए हैं, इसके ऊपर सीबीआई की नजर रहेगी। लगातार हम आपको ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जो नजर है वो फाइनेंशियल डिटेल्स पे है। कैमरा पर्सन दीप्तो के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक कोयले की कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन नहीं होता, लेकिन खनन माफिया अवैध खनन यहां पर करते हैं। इस मामले में जानकारी मिलने के बाद केस दायर हुआ। मामला सीबीआई तक पहुंचा। नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी सिलसिले में ईसीएल के कई अधिकारियों, कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। सीबीआई ने अनूप मांझी को अवैध खनन का सरगना बताया है। इसके अलावा ईसीएल के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेंद्र चंद्र राय समेत कई अधिकारियों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने 28 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल के 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के ठिकाने भी शामिल थे।
विनय मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। 20 फरवरी 2021 को सीबीआई ने बंगाल में 13 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक गवाहों और संदिग्धों के बयान के आधार पर सीबीआई को इन दोनों की भूमिका अवैध कोयला खनन और चोरी में नजर आ रही है और उसी के आधार पर ये पूछताछ के लिए बुलाया गया। Announced yet. We are in full election mode. TMC is preparing in every possible way for the election. The government programs in the last 2 months have had a big impact. BJP is trying to bring outsiders to put pressure on us. The outsiders include Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. So it has become a fight between the Bengalis and the outsiders. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। ये आईडी श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। मुंबई में चेंबूर के जिमखाना में एक शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। इस मामले में आयोजक और दूल्हा दुल्हन के माता पिता पर केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कवि वरवरा राव को 6 महीने के लिए जमानत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर राव की जमानत अर्जी मंजूर की है। असम में पीएम मोदी ने पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की 3,222 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और असम सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करीब 1 साल बाद लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। वहीं स्टेशन और ट्रेन के भीतर कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से बाजार डर गया और कारोबारी सप्ताह के पहले दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1145 अंक लुढ़ककर 50,000 नीचे पहुंच गया और 49,744 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 306 अंक नीचे 14,675 पर बंद हुआ। यूपी के बागपत में चाट बेचने वाले 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। वजह यह थी कि एक ने दूसरे के ग्राहक को अपने पास बुला लिया था और उसके बाद तो वहां पर जंग शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से दर्जन भर लोग जुट गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। लाठियां चली, हाथ पैर चले और सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। तस्वीरें आप देखते रहिए। किसी के सिर पर चोट लगी है, किसी के हाथ पैर लहूलुहान हुए हैं और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस पहुंची, फिर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में देखिए आप कितनी जबरदस्त तरीके से ये लोग मारपीट कर रहे हैं। जिसके हाथ जो आ रहा है उसी से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दे रहा है और ये सब कुछ हुआ ग्राहक बुलाने को लेकर। 2 पक्ष थे, दोनों चाट बेच रहे थे। एक ने दूसरे का ग्राहक बुला लिया। इस पर ये देखिए कैसे लाठी डंडे रॉड जिसके हाथ में जो आया उसी से मारपीट होती रही। बीच सड़क पर ये मारपीट बहुत देर तक चलती रही और इस मारपीट के बाद जब पुलिस को खबर मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। 8 लोगों को पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। देश में कोरोना ने फिर जोर पकड़ लिया है। 91 जिलों में मरीज बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई है। इसमें 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं, जहां बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा आ रही है। लिहाजा मुंबई में सख्ती फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि बीएमसी ने शहर के कई रेस्टोरेंट और पब संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन सभी पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप है। बीएमसी ने कहा है कि इन पब्स और रेस्टोरेंट में देर रात तक पार्टी होती रही। लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज वहां पर नहीं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में 7 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। मेन मार्केट भी वीकेंड पर बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने का आदेश दिया गया है। शादी घर 25 फरवरी के बाद से 7 मार्च तक बंद रहेंगे। पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। केवल अगर इमरजेंसी यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा तभी लोग बाहर निकल पाएंगे। स्कूल, कॉलेज भी 28 फरवरी तक फिलहाल बंद कर दिए गए हैं।
महाराष्ट्र के अमरावती मंडल के 5 जिलों अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। वहां जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी सारी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही सामान खरीदारी की छूट मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं संभलते हैं तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अब इंटरेक्शन बढ़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया है, ऑफिसेस सभी खुले हैं, तो एक स्वाभाविक तरीके से थोड़ा स्पाइक होना ये मुमकिन था, लेकिन आगे जाते हुए यहीं हमें अड़े रहना और खुद का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम ये सारी चीज़ें जैसे मास्क है ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे कोरोना के नियम तोड़ने पर शादी समारोह में छापा मारा गया और फिर लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। दरअसल बीएमसी को यह जानकारी मिली थी कि चेंबूर के जिम खाना में एक शादी समारोह में करीब 350 से 500 लोग इकट्ठा हो गए हैं, जबकि नए नियमों के मुताबिक 50 लोगों से ज्यादा को एक जगह पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। इस मामले में बीएमसी ने कैटरिंग मैनेजर और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में मुंबई पुलिस ने दूल्हा दुल्हन के माता पिता के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। वहीं जलगांव में भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले विवाह समारोह को सील कर दिया गया। वहां शादी में 50 से ज्यादा लोग उपस्थित थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं ली गई थी और ये लोग भी बिना मास्क के इस शादी समारोह में शामिल हो रहे थे। जबकि पालघर में 3 शादियों में छापा मारा गया, यहां पर भी कोविड नियमों का उल्लंघन पाया गया तो फाइन वसूला गया। और सिर्फ शादी समारोह ही नहीं, मुंबई में सड़कों, पार्कों पर मास्क न लगाने वालों से बीएमसी अब 200 रुपए का जुर्माना वसूल रही है, ताकि लोग मास्क लगाएं और कोरोना का खतरा कम हो सके। इस वक्त मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में हूँ और शिवाजी पार्क जो है वो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि कई सारे लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और बीएमसी की जो टीम है जगह जगह जाकर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप देखिए कि बीएमसी के जो मार्शल है वो यहाँ पहुँचे हैं और करीब 500 से ज़्यादा मार्शल को जो है पूरे मुंबई में तैनात किया गया है। जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसके बाद में जो है ये मार्शल्स को जो है तैनात किया गया है। जगह जगह जाकर वो लोग रेलवे स्टेशन, बस और यहाँ तक कि जितने भी गार्डन और पार्क है वहाँ जगह जगह जाकर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके के केस बढ़ने लगे हैं उसके बाद में जो है बीएमसी के साथ में जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दिए हैं। दरअसल कोरोना का ये हाल तब है जब पूरे देश में हर दिन होने वाली टेस्टिंग में पिछले 1 महीने में 5 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर तक जहां रोजाना करीब 11 लाख लोगों की जांच हो रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, वहां औसतन 6 लाख लोगों के टेस्ट ही हो रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चिट्ठी लिखकर टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया है।